नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो स्टैटिक्स जीके का पार्ट 1 होगा और आज से हम 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं। तो अगर आप टेट सुपर टेट दोनों की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है और हर प्रश्न की हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो जैसे हमारा 500 प्रश्नों का ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का है, जाकर आप ले सकते हैं। वहां पर उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में नोट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 1 और वह है प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च, यानी कि देखिए DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी इनका नाम है। ये डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना जो है दिल्ली में हुआ है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक भारत से यह प्रश्न पूछता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और कुछ मुद्दे इनसे समझ लेते हैं। अगर प्रश्न बने कि पुलिस का जनक कौन है, पुलिस विभाग का जनक कौन है, तो इसी का नाम आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही नाम आता है। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जिसको कहते हैं, उसका भी जनक यही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो डेट ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा के जनक कौन है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पुलिस विभाग का अस्थाई बंदोबस्त, और उसको अस्थाई बंदोबस्त को हम जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो इसके जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इतने पॉइंट लॉर्ड कॉर्नवालिस से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और हमारा चौथा प्रश्न है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ली आयोग की समिति की सिफारिश पर जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। कौन सा अनुच्छेद है ये पूछे तो 312 वाला अनुच्छेद जो है इसी से रिलेटेड है लोक सेवा आयोग। जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वाले जो अधिक रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। लोगों की सेवा करने के लिए इस विभाग की स्थापना की जाती है। तो समझ गए ना, लोक सेवा आयोग 312 अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की जाती है लोक सेवा आयोग का। कोई भी अगर लोक सेवा आयोग जैसे कि आईपीएस का पद बना हुआ है तो वो 312 अनुच्छेद के तहत ही बनेगा। याद रखिएगा, 312 अनुच्छेद काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पांचवा पॉइंट है कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था। तो वह 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का जो है स्थापना या गठन भी कह सकते हैं किया गया था। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं। किसके तो संसद के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। तो देखिए संसद 79 अनुच्छेद के तहत संसद का सृजन किया गया है और 80 के तहत लोकसभा और 81 के तहत राज्यसभा होता है और अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति का पद होता है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है हर 3 साल पर जो है, मतलब हर 3 साल नहीं, हर साल जो है उनका सृजन किया जाता है। मतलब वो अपने पद से हट जाते हैं और फिर अगला जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का उच्च सदन है, अस्थायी सदन इसको कहते हैं, ये कभी भंग नहीं होता है। ये भी प्रश्न ऐसे पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला है 6वां पॉइंट, भारत में सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन कब किया गया था। तो
28 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है, स्थापना दिल्ली में हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो 3 तरह के ऐसे न्यायपालिका का विभाजन किया जाता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुना देता है उसको मान्य किया जाता है, मतलब वो किसी भी पक्ष में फैसला सुनाए उसको मान्य किया जाता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट हर राज्य के स्तर पर, राज्य स्तर में रखा जाता है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ रहे हैं कि जिले स्तर पर होती है। प्रश्न नंबर 7 है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नामित करता है, काफी इंपोर्टेंट है लोक लेखा समिति। तो देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की अगर हम चुनाव की बात करें कि कौन चुनता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही चुनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कौन सी लोक लेखा समिति थी ना, हाँ, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इसमें सदस्यों की बात किया जाए तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से इसमें सदस्य चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 15-7 इसका कॉम्बिनेशन है, 15-7 ध्यान रखिएगा कितना, तो 15 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा 7 और लोकसभा 15। और एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक और प्रश्न पूछता है कि प्रकलन समिति, तो देखिए समितियों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी समिति जो होती है वो प्रकलन समिति होती है और उसमें 30 सदस्य होते हैं और वो सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, 30 सदस्य। कई बार प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो प्रकलन समिति होती है। उसमें किसके सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं। इससे इतने पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट बता देता हूं आपको कि जो लोक लेखा समिति होती है ना, इसका अध्यक्ष जो है हमेशा विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का सदस्य इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता, विपक्ष पार्टी जैसे कि कांग्रेस की पार्टी की अधीर रंजन चौधरी जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा विपक्ष पार्टी का जो महत्वपूर्ण नेता होता है उसी को चुना जाता है इसके अध्यक्ष के रूप में लोक लेखा समिति का। प्रश्न नंबर 8 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे समझिएगा कि देखिए समितियां तो बहुत सी थी उस समय चुनी गई थी, जैसे संघ समिति, प्रारूप समिति और कई समितियां थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति को माना जाता है क्योंकि इसी को संविधान का ढांचा निर्माण करने के लिए इसी समिति को दिया गया था जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुआ था। अगला पॉइंट प्रश्न नंबर 10 है कि हमन टोटा बंदरगाह किस देश से है, तो श्रीलंका का। अभी देखिए श्रीलंका जो है दिवालिया हो गया है, पूरी तरह से वो दिवालिया हो गया है। चीन के चक्कर में, चीन से इतना लोन ले लिया है, उसकी जीडीपी जो है माइनस में चल रही है। तो देखिए हमन टोटा बंदरगाह अभी उसका बचा हुआ है, बाकी जो कोलंबो बंदरगाह है उस पर चीन का पूरा अधिकार हो गया है, चीन उस पर अपने कब्जे में ले लिया है कोलंबो बंदरगाह को। तो अभी हमन टोटा बंदरगाह श्रीलंका के कब्जे में है और वह श्रीलंका में है, भारत के दक्षिण में है। मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करते हैं। इतने पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें प्रश्न नंबर 11, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। मकर रेखा, पृथ्वी पर 3 रेखाएं जो महत्वपूर्ण होती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिण में है और 2 बार उसको काटने का कार्य लिम्पोपो नदी करती है। किस महाद्वीप की है, तो अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत में पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कौन सी नदी काटती है, ध्यान रखिएगा माही नदी जो है भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है। तो कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इतनी चीजें। आगे चलते हैं, 12 प्रश्न, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को। मिस्र एक रेगिस्तान एरिया है और उसी को नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में अगर पानी भी मिलता है तो वो नील नदी जो है, जिस क्षेत्र में नील नदी बहती है मिस्र में,
इजिप्ट जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ का क्षेत्र हरा भरा रहता है, इसीलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और इंपोर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा, नील नदी को भारत की भारत की नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, और दूसरे स्थान पर तो अमेजन का नाम आता है। इतना बस चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पेस 1854 का जो आया था उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय की स्थिति के अनुसार वो एक ऐसा विभाग था, मतलब ऐसा आयोग था कह सकते हैं, जो ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कार्य किया था, इसीलिए उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अध्यक्ष जो थे वुड महोदय जी थे, उन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन किया गया था, तो जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर होता था उस समय। प्रश्न नंबर 14 है कि शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002। क्या हुआ था कि अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रख दिया गया था, जिसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी, मतलब उनको अनिवार्य है कि वो शिक्षा करना है और उनका एक मौलिक अधिकार हो गया है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15, भारतीय एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो रमन मैग्सेस पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार आप जानते हो कि स्वीडन देश के अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है नोबेल पुरस्कार स्वीडन जो है 1901 से प्रारंभ किया गया था, और वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। उसी के आधार पर अगर एशिया का नोबेल पुरस्कार पूछे तो रमन मैग्सेस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और कौन सा देश इसको प्रदान करता है, तो मनीला फिलीपींस जो है इसे प्रदान करने का कार्य करता है रमन मैग्सेस पुरस्कार को। ये नोबेल पुरस्कार के बराबर होता है। बाकी चीजें आगे चलते हैं। 17 है कि भारत की पहली महिला जो कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी, तो डॉक्टर पद्मावती जो है पहली महिला थी जो कार्डियोलॉजिस्ट थी, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 18, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली, तो कोलकाता में चली थी पहली मेट्रो ट्रेन, ध्यान रखिएगा। 19 संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है, ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती है। अभी हमने पढ़ा था कि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटने का कार्य करती है, तो तीनों रेखाएं जो है महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच काटने का कार्य करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। बाकी प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि होती क्या है कि हमारा जो गला होता है ना, गलगंड होता है जिसको गला कहते हैं, जहाँ पर घेघा रोग होता है वहीं पर यह थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, और बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वो एंजाइम का स्रावण करती है। और अग्नाशय जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है वो ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, और वो जो पेनक्रियाज मतलब कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्रावण करने के लिए जानी जाती है। तो थायराइड ग्रंथि से पूछा गया है, तो थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 22 में कहा गया कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावण करती, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है श्रावण करती है। इतना चीजें ध्यान रखिएगा। और 23 है कि की प्रकृति कैसी होती है, तो इसको छोड़िए, प्रश्न थोड़ा मतलब कि पूरा नहीं है तो प्रश्न को समझना भी बेकार है। अगला पॉइंट, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। 25 प्रश्न की विद्युत चुंबकी कैसे तैयार किया जाता है, तो नरम लोहे का जो है विद्युत चुंबकी तैयार किया जाता है। जैसे आप समझिए ये चुंबक है, तो अगर प्रश्न पूछे कि चुंबक का सबसे आकर्षक केंद्र कहाँ पर होता है, तो उसका आकर्षक केंद्र की अगर हम बात करें तो उसके बाहरी सिरों पर सबसे ज्यादा आकर्षक केंद्र होता है, केंद्र में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा।
आगे चलते हैं और नर्म लोहे के भी बनाए जाते हैं चुंबकीय के, तो ये भी ध्यान रखेगा। प्रश्न नंबर 26, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने के द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है। और ये जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात है, तो ध्यान रखिएगा। लिम्पोपो नदी के ऊपर, जस्ट ऊपर ये जाम्बेजी नदी है। प्रश्न नंबर 28, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बस इस पार्ट 1 में बस 28 प्रश्न तक ही रखते हैं, 29वें प्रश्न से पार्ट 2 में हम तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।